से मर गया था? तो लाइब्रेरी से शायद शेर में उसकी सीढ़ियों से गिरकर वो मर गया। बनवाया था पुस्तकालय। ज्योतिष में बहुत ज्यादा विश्वास करता था। हुमायूं के मरने पर इतिहासकार लिंक क्या कहा है? ये जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई। देखो जब मैं बोलता हूँ तब आप मत बोला करें, जब मैं पूछूं तब आप बोले। उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट जिसको मान लो नहीं पता है तो बहती गंगा में उसको समझ नहीं आता क्या बोल रहे, सब हल्ला होने लगता है। ठीक है, तो जब मैं बोलूँ तो आप लोग सुने एक बार, श्रुति साहित्य का पालन करें। ठीक, सुनना अच्छा लिसनर होना चाहिए। आपने सुना हो वेरी गुड लिसनर आपको बनना है। बोलना नहीं, बोलने का सिलेक्शन मत करना। हमने कौन सा इतिहास पढ़ना था, अपन जिला संभालेंगे यहाँ मतलब नहीं बोलना। ठीक, चलो कुल मिला के हुमायूं जिन परिस्थितियों में था, जैसे भी किया, जो भी किया, जैसे रहा, 15 साल भटकता रहा, संघर्ष, उसका जीवन पूरे टाइम संघर्ष में रहा। वो एक अच्छा सेनापति जरूर था लेकिन एक अच्छा बादशाह नहीं बन पाया। फिर हमीदा बानो बेगम नाम की महिला थी, उसके साथ उसका विवाह हुआ है, हुमायूं के जोड़ी की पुत्री। उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था अकबर, मतलब पैदाइशी नाम नहीं था उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलाल, बचपन का नाम क्या था? सिर्फ जलाल। ठीक है, अकबर तो लोगों ने उसको टाइटल दिया था। अकबर जब सत्ता के लिए आया सामने तो अकबर तो छोटा था बहुत। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा था, है ना? कितना छोटा था देखिए, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर, देखते चलना 1542। जब वो राजा बना, ठीक है, 1556 की बात है। क्या बना वो? बादशाह। अब क्या हुआ, राजा बनने के कुछ पहले की जो हम बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से उसकी आयु कितनी हो गई? 14 वर्ष। 14 वर्ष की आयु का था कौन? अकबर। ठीक है, ध्यान से देखते चलना। जो यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ इसलिए करता हूँ ताकि कम शब्दों में आप ज्यादा समझ सकें। ठीक है, दिखवाऊंगा तो फिर आपके कम ही शब्द बहुत टाइम में लिख पाएंगे। यहाँ ज्यादा शब्द आप समझ लेंगे कम समय में, तो देखते चलना बस। 14 वर्ष का था अकबर। अकबर का या हुमायूं का एक वफादार दोस्त जो अकबर का संरक्षण करने वाला बन गया, जिसका नाम था बैरम। भाई वफादारी होती थी तो हुमायूं तो चला गया, लेकिन बैरम खां अकबर का संरक्षण करता रहा। उसने तुरंत में अकबर को बादशाह घोषित किया। फिर इस घोषणा के पश्चात हेमू की सेना आगे बढ़ ही रही थी भीमचंद्र विक्रमादित्य। तो अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत। अकबर तो छोटा था तो उसकी तरफ युद्ध लड़ कौन रहा था? अकबर बैठा हुआ देख रहा था। अकबर कैसे 14 साल के बालक को कैसे उतार देता था, वो बालक ही मार कैसे ही खत्म थे। तो अकबर जो है वो देख रहा था युद्ध में, युद्ध परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो लड़ नहीं रहा था। बैरम खान ने बहादुरी के साथ सामना किया किसका? हेमू का। लेकिन बहुत मुसीबत में पड़ गए कौन? बैरम खान और मुगल सैनिक। ऑलमोस्ट ये हारने वाले थे, इनके हारने के पूरे आसार दिख रहे थे। इसी बीच एक तीर जाके घुस गया हेमू की आंख में। कोई चला दिया वो तीर, है ना? हेमू बैठा था हाथी पर। अब हाथी बैठे हो तो निशाना तो अच्छे से कोई भी लगा लेगा, क्योंकि आप अलग से हाईलाइट होके देखते हो। तो जो भी घोंपा तीर, कुल मिला के हेमू जो है वो हाथी से नीचे आके मरा नहीं था, लेकिन नीचे आके लोगों में क्या हुआ, फैल गया कि हेमचंद्र मारा गया, हेमू मारा गया। इससे हेमू के सैनिकों का मनोबल टूटा और वो भागने लगे। ठीक है, उसके इस प्रक्रिया में, उसके भागने की प्रक्रिया में एडवांटेज मिल गया सीधा सीधा बैरम खान। और बैरम खान ने आसानी के साथ इस युद्ध को खत्म कर दिया, क्योंकि आधे सैनिक भागने लगे थे। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जीता किसने?
अकबर का नाम इस बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था वो हम जानते हैं, लेकिन बादशाह कौन था? अकबर था। अकबर, इसीलिए अकबर का नाम इसमें आता है, जबकि अकबर तो मात्र 14 साल का क्या था, एक लड़का था। अब देखो अकबर बन गया बादशाह, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं, अकबर ने शासन प्रशासन शुरू किया। अब बैरम खान उसको टोसते रहे, समझ रहे, अकबर तो छोटा बालक है, बैरम खान उसका संरक्षण करे, लेकिन कभी कभी आपका संरक्षण या आपका प्रोटेक्शन करने वाला ही आपको टोचने लगता है, वो आपकी चिंता करता है, लेकिन बार बार बोलेगा पढ़ो 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 पढ़ो, तो गुस्सा आ जाता है, तुमको पढ़ना ही छोड़, सिलेक्शन नहीं करना, जमादार बनना है, बस बात कर हमको नहीं पढ़ना। ठीक होता क्या है, वो प्रोटेक्शन करने वाला, अब वह तो बादशाह को तुम यार बार बार उंगली कर टोच रहे हो कि नहीं अकबर तुम ऐसा करो, अकबर जलाल बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो। 1556 से लेके 1560 तक बैरम खान अकबर को टोचता रहा, ठीक, उसका भला चाहता था, साम्राज्य का भला चाहता था, लेकिन आप समझिए कि बार बार आपको कोई अगर उंगली करेगा, वो भी बतौर बादशाह, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आम आदमियों के अपन बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो अकबर क्या था, बादशाह। तो जैसे ही अकबर को थोड़ी समझ आई, थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, तो 4 साल बैरम खान के संरक्षण में रहा, ठीक। अब देखना अकबर की आयु कितनी हो गई, यहाँ से 14 4 18। जैसे ही अकबर 18 वर्ष का हुआ, उसने बैरम खान को बोला एक काम करो चाचा, क्या करो, आप जाओ यहाँ से मक्का मदीना की यात्रा पे, अब मैं संभालूंगा अपने हिसाब से। बैरम खान को बहुत बुरा लगा, इसलिए बुरा लगा क्योंकि सुबह से शाम तक, रात तक, सालों तक एक तो हम तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, तुम्हारे पापा चले गए थे, हम चाहते तो तुमको मार के गद्दी हासिल कर लेते, तो इमोशनल हो ही गया था बैरम। तो भी अकबर बोले नहीं बहुत ठीक है, जाओ तो हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि वो अपने, देखो अकबर का एक विजन, एक सोच अलग थी, जो आगे चलकर उसको महान बनाने वाली थी। तो ये महानता के बीच में ये सब पत्थर थे छोटे छोटे, बैरम खान, महामंगल, जो अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे, लेकिन वो अकबर को आगे बढ़ने नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि देखो आप समझो अकबर का कोई नहीं है, बाप मर चुका है, माता जी जो है वो पूरे राज्य के संरक्षण के लिए, खुशहाली के लिए भारत में भ्रमण कर रही हैं, मल्लिकाए हिंदुस्तान तो वही है, तो वो उसको टाइम नहीं मिल रहा है कि वो अकबर का ध्यान रख सके। फोन तो होता नहीं था कि चलो फोन में पूछ वीडियो कॉल कर दो अकबर, है ना, ऐसा तो होता नहीं था, वो निकलेगा तो निकलेगा। अब बचा यहाँ कौन, बैरम खान। तो बैरम खान अपने साथ से रेगुलेट करना चाहता था, जो कि नहीं हो पाया, अकबर ने उसको भेज दिया कहाँ पर, 18 वर्ष के आयु बैरम खान को उसने भेज दिया, कहाँ भेजा, चचा को मक्का मदीना, है ना, मक्का मदीना की यात्रा का आदेश दे दिया, ठीक है। ये 18 वर्ष अकबर का है भैया, भेजा किसको था, बैरम खान को, समझने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि बैरम खान जब जा रहा था तो रास्ते में किसी खोखर जनजाति के आदमी ने उसकी हत्या कर दी, कुल मिला के बैरम खान का किस्सा खत्म हो गया, ठीक। बैरम खान की होगी क्या हत्या, बैरम खान की एक पत्नी थी जिसका नाम था, नहीं सलीमा, क्या नाम था, अब कई लोग ऐसा बताते हैं कि अकबर ने शादी तो की थी, है ना, अकबर इनको पहले से पसंद करता था, अकबर से काफी बड़ी थी उम्र, लेकिन अकबर इनको पसंद करता था, तो इसीलिए अकबर ने बैरम खान को मरवा दिया। लेकिन ये बात ना बहुत वाहियात लगती है, कुछ इतिहासकार लिखते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा सच प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अकबर जैसा आदमी था तो कम से कम बैरम खान की हत्या तो नहीं करवाएगा, इतना ज्यादा तो वो क्रूर नहीं था, वो भी इसलिए कि उनकी पत्नी शादी करना है, और बिल्कुल ही समझ नहीं आती बात। लेकिन फिर भी बैरम खान के जाने के बाद सलीमा बेगम से किसकी शादी हुई, सलीमा बेगम का बैरम खान के साथ एक पुत्र था पहले से, जिसका नाम था यही, आगे खाने खाना उपाधि, आप समझिए नाम और उपाधि में फर्क होता है, ठीक है। आगे चलकर ये व्यक्ति क्या बनेगा, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। खाने खाना का मतलब होता है खानों का खान, ठीक है। अब खानों का खान मतलब क्या होता है, खान मतलब होता है सरदार, खान मतलब क्या होता है, सरदार। तो सभी सरदारों का भी सरदार कौन, खान।
खाने खाना। ठीक, तो अब्दुल रहीम खाने खाना को उसने अपने पुत्र की तरह ट्रीट किया। अब उसका सगा पुत्र तो था नहीं, है ना, किसका था वो? बैरम खां और सलीमा बेगम का। सलीमा बेगम की शादी की ससम्मान उनको रखा। अकबर ने शादियाँ बहुत की हैं, बहुत ऐसा मत समझिएगा कि एक जोधई भाई वाली कहानी आप सुने हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी शादियाँ की हैं, राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए विवाह किए। ठीक है, ले लो वही कुर्सी कीजिए। राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी क्या किए? विवाह। आपने देखा होगा औद्योगिक घरानों में शादियां होती है, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपति आपस में अपने बच्चों की शादी क्यों? उसमें एक क्लॉज ये तो होता है कि ठीक है लड़का लड़की अच्छी बात है, एक दूसरे को पसंद किए नहीं किए शादी की वो, लेकिन वो बिजनेस जो रिलेशंस बनते उसके मद्देनजर वो शादियां होती हैं। ठीक है, आप में से कोई सिंधी है? सिंधी कोई नहीं है? पहचानते तो होंगे सिंधियों को। सिंधियों में आप देखना, सिंधियों में बहुत हद तक शादी का बिजनेस ओरिएंटेड होती है। जैसे कटनी के जितने सिंधी हैं उनके सबके ससुराल जबलपुर में रहती है। जबलपुर वालों की कहाँ रहती है? तो उससे क्या होता है, वो उनका माल ये ऑटोमेटिकली खरीद लेते हैं या उनका माल, तो ये बिजनेस ओरिएंटेड गलत चीज नहीं है, होता है। पंजाबियों में भी काफी हद तक होता है। ठीक है, अकबर ने वो सिलसिला शुरू किया था भारत में विस्तृत स्वरूप कि यदि राजनीतिक सत्ता को मजबूत करना है तो उसके लिए अगर युद्ध से काम नहीं बन रहा है तो विवाह से भी काम बनाया जा सकता है। ठीक है, अकबर ने ये नोटिस किया और आगे चलकर फिर जोधाबाई कोई थी नहीं, है ना, फरकाबाई ऐसा नाम मिलता है, ठीक है, जिसको आप जोधाबाई के नाम से जानते हैं। तो राजपूतों के वैवाहिक संबंध स्थापित किए और सत्ता को मजबूत करने का पूरा प्रयास किया। यहाँ पर एक चीज उससे पहले जानना और जरूरी है, बैरम खां तो चले गए यहाँ तक 1560 से लेकर 1562 अकबर की बड़ी मम्मी समझ लो, चाहे जो समझ लो, ठीक है, एक दाई माँ थी, है ना, जो एक पूरी तरीके से आया की तरह उसकी सेवा करती थी। उनका नाम था महामंगा। क्या नाम था? महामंगा, जिसको देहाती लोग महामंगा बोलते रहते हैं, है ना। कुछ किताब वाले भी क्या लिख देते हैं? महामंगा। महामंगा नहीं, महामंगा नाम था उसका। ठीक, इस महिला के संरक्षण में अकबर के 2 साल शासन के बीते। अकबर को आप समझो, अकबर की खुद की माँ तो बाहर घूम रही है राज के देखने के लिए, वो तो है नहीं, पापा है नहीं, अकबर का अटैचमेंट किससे रहेगा? जो उसके साथ बैरम खां था, तो बैरम खां को भगा दिया। बैरम खां को भगवाने में महामंगा का भी योगदान था। ठीक है, अब अकबर तो बालक से थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसका अटैचमेंट किससे के प्रति वो अपने जज्बात व्यक्त करे? वो व्यक्ति कौन था? उसको भी तो लगता था ना कोई प्यार से बात कर ले, कोई सुख दुख हमारे बांटे। अब बादशाह हर जगह जाए, प्रजा को पकड़ नहीं सकता भाई। राजा बनने के कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, राजा का कोई मित्र नहीं हो सकता, ठीक है, राजा किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो राज्य बर्बाद हो जाएगा, पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो महामंगा ने 2 साल शासन संभाला, मतलब राजा अकबर ही था, लेकिन मार्गदर्शन किसका चल रहा था? महामंगा का। महामंगा द्वारा चलाए गए इस शासन को बोला जाता है पेटीकोट शासन। क्या बोला जाता है? पेटीकोट। सभी लोग जानते होंगे, ठीक है कृष्ण? पेटीकोट भाई लड़कियां तो जानती, लड़के भी जानते होंगे। पेटीकोट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि महिला शासन चला रही है। ठीक है, तो इसके इस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है? पेटीकोट शासन। और भी कई नाम मिलते हैं शासन का, आप इतना ध्यान रखो, है ना, चर्चित नाम नहीं है। ठीक है, एक बहुत अच्छा नाम मिलता है साथ में, अभी आप कभी सुनने मिलेगा, अक्ता खेल। क्या बोला जाता है? अक्ता खेल। एक नाम ये भी मिलता है, तो आप दोनों नाम याद रख सकते हैं, दोनों रिलेटेड किससे? महामंगा से, है ना, महामंगा या महामंगा जो बोल रहे हैं बोलिए। कुल मिलाते अकबर के जीवन में अब किसका प्रभाव बढ़ गया था? महामंगा। अब अकबर थोड़ा और बड़ा हो गया था। कितना बड़ा हो गया था? 20 साल का। भैया अब अकबर जो है पर्याप्त व्यस्त हो चुका है, अब उसको चीजें और परिस्थितियां भी समझ में आने लगी। उसने देखा कि किस प्रकार मेरा जीवन कष्टों से भरा रहा और किस प्रकार मुझे इसको दूर करके
आने वाले समय में अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करनी है। तो यहाँ से शुरू होती है फिर अकबर के महान बनने की कहानी। क्लियर? चलो तो एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं सब। सर शेरशाह सूरी आऊंगा शेर से तुम कर तुम भूल गए कैसे? सर शेरशाह से पढ़ेंगे अकबर से पढ़ेंगे? अकबर से पढ़ेंगे अभी अपन, है ना। शेरशाह सूरी का सूरवंश वो अलग पढ़ेंगे अपन, समझ गए बात? हाँ। तो बीच में क्या कहते कि आपका मोबाइल चल रहा है, इसमें नोट्स में क्या लिखा है? नोट्स में पहले शेरशाह में लिया है सर। हाँ तो बीच में इसीलिए क्योंकि हमारे Related है। हाँ, खालिस्तान है उसमें। अभी शेरशाह, अभी अकबर में चलो आप, ठीक है। अकबर जब खत्म होगा ना फिर अपन पढ़ेंगे शेरशाह सूरी, इसका सूरवंश पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद अपना फिर जहांगीर, शाहजहां और ऐसा चलेगा, यस सर। है ना। चलो पढ़ो, कोई भी पढ़ो। नफीस बेश आपको है अकबर 1556 से 1605। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्य अभिषेक मिर्जा कासिम ने किया। बैरम खां इसका संरक्षक था। बाद में अकबर ने इन्हें वकील या वजीर नियुक्त किया। इन्हें खाने की उपाधि दी। अकबर सभी धर्मों को मानता था। उसने सुलह कुल की नीति चलाई 1582 ईस्वी में। दीन इलाही नामक नया धर्म प्रवर्तित किया। ये सब इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ तो हर जगह बोला लगा। 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, हकीम हुकाम, तानसेन, मानसेन, अब्दुल रहीम, खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया। 1605 ईस्वी को अकबर की बीमार पड़ने से मृत्यु हो गई। आगरा में इन्हें दफनाया गया। अकबर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत। 1562 ईस्वी में अकबर की हरम दल पेटीकोट शासन से मुक्ति। 1563 ईस्वी तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1564 ईस्वी जजिया कर समाप्त। 1571 ईस्वी फतेहपुर सीकरी की स्थापना। राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण। 1575 ईस्वी इबादत खाने की स्थापना। 1579 ईस्वी महजर की घोषणा। 1580 ईस्वी दहशाला प्रणाली लागू। 1582 ईस्वी दीन इलाही की घोषणा। 1583 ईस्वी इलाही संवत। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और बैरम खां अकबर का संरक्षण के बीच 5 नवंबर 1556 को हुई थी। गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की। अकबर के दरबार में दसवंत और बसावन 2 सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। हो गया? हाँ बस मैं देखो 1500 वो जो टेबल लिखी है ना। हाँ सर। अरे उससे वाले इम्पोर्टेंट तो मध्यकाल में होगा कुछ नहीं। तुमने बोला अच्छा तुमने अब कोई बोलता मुझे क्या लगता है इसमें बोला। मेरे दिमाग में अगला सवाल क्या आता है, तुम्हारा सोर्स क्या है? लेकिन उस सोर्स में कोई टेबल है कि नहीं जानना जरूरी है। जजिया का क्या हुआ था? हाँ फिर 1564 के बाद का कोई बताए जल्दी से। 1571 फतेहपुर सीकरी आगरा के पास एक बड़ा खूबसूरत शहर बसाया 35 किलोमीटर स्थानांतरित किया था आपने। फतेहपुर सीकरी जहाँ पर राजधानी को पीछे भी सब लोग देख रहे हैं। ये पूरे मध्यकाल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पूरे मिडाइवल हिस्ट्री का, जिसको अपन बड़े प्यार से पढ़ा है, उतना ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर उसके 1575 में क्या बनवाया? इबादत खाना। इबादत शब्द मतलब क्या होता है? प्रार्थना। फिर 1579 मजहब की क्या थी? फिर
देशाला से शाला हाउ 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 एक जन बोलो बोलने तो सबके सब बोल देना। 1500 दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही भी बोला जाता है इसको। हाँ 83 में क्या होगा? हाँ ठीक है चलो फिर बस 20 साल निकल। अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, हम हर उस एक बात को जो यहाँ पर लिखी गई, ठीक है, दिख रहा है क्लियर? यस सर। ठीक, तुमको दिख रहा है वहां से पक्का? अच्छा मेरी आँख थोड़ा कमजोर होगी ना, मुझे नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, अब तो ठीक हो गई, आ जाएगी। चलो देखेंगे 1562 तक की कहानी हमने देखी थी, ठीक है। अकबर का अपता खेल, ये पेटीकोट शासन से उसको क्या मिल गई? उसने खुद को अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। 1562 में दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा वही दास प्रथा जो फिरोज शाह तुगलक के जमाने से चली आ रही थी। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए विभाग बनवाया था, जिसको क्या बोला जाता है? दीवाने बंदगान। कितने दास हैं? 1,80,000 दास थे। कितना शौकीन था किसका? 1562 हरमदल यही है, ठीक है। हरमदल ये सब यही है नाम, हरम लिखा है, हरम हरम ना गरम है ना नरम। कौन सा दल है? हरम। 1563 में तीर्थ यात्रा कर, ठीक है। देखो मैं नहीं बता रहा, देखो क्या होता था, व्यक्ति जब अपनी तीर्थ यात्रा करने जाता था तो उसको क्या देना पड़ता था? टैक्स। ऐसा बहुत समय से चला जा रहा था, मतलब चला आ रहा था। इसमें स्पेशली हिंदू लोग जब जाते थे तो उनसे क्या लिया जाता था? टैक्स। मुसलमान कहीं जाता था तो नहीं लगता था, लेकिन हिंदू यदि अपने देवी देवताओं के दर्शन के लिए जाता था तो उसको क्या देना पड़ता था? अकबर को जब ये चीज पता चली तो अकबर को बहुत दुख हुआ। अकबर को ये बोला, अकबर को ये महसूस हुआ कि हमें इस तीर्थाना महसूस मतलब कर को उर्दू में क्या बोलते हैं, फारसी में महसूस, तीर्थाना महसूस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अपने ईश्वर से मिलना चाहता है, कम से कम उस चीज पर कोई टैक्स ना लिया जाए, ठीक है। तीर्थ यात्रा करता उसने, देखो परीक्षा में सीधा सवाल आता है, तीर्थ यात्रा कर का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत कब किया अकबर ने? ये सवाल है सीधा, और ऑप्शन ऐसे ही आते हैं 62, 63, 64, 65। तो जरा सी भी गलती वहां गुंजाइश नहीं है, ठीक है। 1571 में उसने क्या बनवाया? फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, और बहुत अच्छे वहां पर स्ट्रक्चर बनवाए, जिसमें से आपके दो बहुत ज्यादा चर्चित होंगे, जैसे दीवाने आम, दीवाने आम जनता के लिए सभा, दीवाने खास, फिर उसका महल है पंचमहल, शीश महल, जोधा महल, कबाई का महल, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, चलो अपन देख लेंगे स्थापत्य में। अभी तो आप इतना याद रखें, कुछ अच्छी चीजें वहाँ पर। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में नहीं, सर फतेहपुर सीकरी से बाहर है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो वो फतेहपुर सीकरी के अंदर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप एक चीज समझना, सलीम चिश्ती कौन था पहले तो ये बताओ, मतलब सुना होगा कुछ, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना है? उसकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में, जो चिश्ती सिलसिले के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। सिलसिला मतलब उनका संप्रदाय, पंथ, है ना। उन्हीं के फॉलोअर में कौन? शेख सलीम चिश्ती, जिनका बहुत ज्यादा सम्मान करता था कौन? अकबर। इसीलिए अकबर के यहाँ जो लड़का प्राप्त हुआ, अकबर को लड़का हुआ, तो अकबर ने उसका नाम क्या रखा था? सलीम। प्यार से वो उसको शेखू बाबा भी बुलाता था। कौन? अकबर, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नहीं बोल रहा है, ठीक है। शेख सलीम के आशीर्वाद से उसको, तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहीं यहाँ आप कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर। ये क्लियर? अजमेर जहाँ लोग जाते हैं माथा टेकने, है ना।
दरगाह गुरुद्वारे जाते हैं माथा टेकने, दरगाह जाते हैं चादर चादर चढ़ाने, ठीक है। अब इधर देखेंगे आगे बढ़ेंगे 1575 में क्या बनवाया था अकबर ने? इबादत। अकबर को हर धर्म के बारे में जानने की रुचि हुआ करती थी। उसका एक कारण था अकबर बचपन से ही क्या था? अनपढ़ था। अकबर क्या था? अनपढ़। तो वो ज्यादातर सुनने में विश्वास करता था। उसको ये जानना था कि हर धर्म में क्या लिखा है। तो उस धर्म गुरुओं, उस धर्म से रिलेटेड जो गुरु उनको बुलाता था, ठीक है, उनकी बातें सुनता था, सबकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करता था, सीखता था, कुछ डिबेट करवाता था, जो नेगेटिव बात उन पर डिबेट करवाता था। इन सब चीजों के लिए क्या बनवाया था उसने? इबादत खाना। कब बनवाया? 1575। अकबर की जिज्ञासा देखिए, पहले उसने इबादत खाना बनवाया, बाद में मजहर की क्या की घोषणा। मजहर एक पत्र था, एक फरमान था, जिसमें क्या लिखे थे? नैतिक शिक्षा संबंधी कुछ नियम, जैसे अशोक ने अपने धम्म में लिखवाए थे, कुछ उसी प्रकार के नैतिक शिक्षा समझते हैं। बड़ों का आदर करो, सबके प्रति दया का भाव। क्या स्नेह बताओ, नैतिक शिक्षा मतलब क्या? मॉरल वैल्यूज। तो क्या होता है? मॉरल साइंस का मतलब क्या होता है? सब उसमें जैसे एथिक्स जो हो गई, एथिकल वैल्यूज हो गई, और अपने हाँ, धर्म तो से ethical रिलेटेड values सारी कौन सी? चीजें। एकदम सिंपल वे में एथिकल वैल्यूज मतलब कौन सी वैल्यूज? आपका नाम क्या है? अनुकृति, अनुकृति बताओ। रिस्पेक्ट हाँ टू एवरीवन, हाँ और ट्रस्ट, लॉयल्टी। हाँ। और वेदांशी? यही बताने वाली थी। सेम टू सेम। कॉपी पर लिख रहे हैं इसमें सेम ले जाओ, पहले वाले जो कॉपी। आपका नाम क्या है? कामिनी। आप बताइए मॉरल साइंस। अपने ऑनेस्टी बताना। नहीं, आप सब सही बोल रहे हो। हाँ, और सब्जेक्ट होता है मॉरल साइंस स्कूल में। अभी पता नहीं है कि हमारे टाइम में तो होता था। कृष्णा बताओ। नैतिक शिक्षा एक प्रकार से ये होता है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत नैतिकता के साथ साथ सामाजिक स्तर में भी नैतिकता को पूर्ण रूप से विस्तार करना चाहिए। अभी अभी जैसे थोड़ी देर पहले तो क्या था कि एकदम सरल रूप में, जैसे तुमसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो अपन क्या बोलेंगे? सौरमंडल में स्थित एक ग्रह पृथ्वी, एक महाद्वीप, सौरमंडल में स्थित एक ग्रह पृथ्वी, एक महाद्वीप एशिया, जिसमें उसके दक्षिण हिस्से में एक देश स्थित है, हिमालय की बेहतरीन खूबसूरत भारत में गौरवान्वित करने वाली समाज सभ्यता को एक दो प्रमुख नदियां गंगा और यमुना जहां बहती, वहीं यमुना के किनारे एक शहर है, वो भारत की राजधानी। पूछा गया तो भारत की राजधानी, इसका आंसर क्या है? दिल्ली। दिल्ली छोड़ अपन में सर बात तो वही है सर। देखो, आप समझो, जो आप विजन सोचते हो, जो शब्द आप निकालते हो, परीक्षा में जब लिखने की बारी आएगी तो वही चीजें आपके दिमाग में पहले अपन उन चीजों को करेक्ट करने, जैसा आप बोल रहे हो, आप समझिए, आपसे कुछ पूछा गया, आपको उसका सीधा आंसर देना। सपोज मैं आपसे पूछूं कि इस पेन की लंबाई कितनी है, तो आप कुछ जो एक अंदाजा होगा 10 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे फिगर बताओगे तो समझ में आए। अब आप बोलो नहीं सर इसकी आधी की दुगनी है, समझ रहे हो? तो आंसर बहुत सिंपल, क्वेश्चंस भी बहुत सीधे सीधे होंगे। में सर 3-4 लाइन का हो जाता है। आप समझो परीक्षा में वैसे भी डब्बा बना के दे दिया है आंसर शीट में, तो ज्यादा लिखने से क्यों सही जगह कभी सोचा तुमने आदमी को अमेरिका जाना तो कैसे जाता है? राइट, ऐसा कभी सोचा तुमने कि हम हेलीकॉप्टर बैठ के ऊपर जाए, पृथ्वी तो घूम रही है, अमेरिका आए तो ये मेरे तो भरी पड़ी कृष्ण ऐसी चीज है। यहाँ बिजली में क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू करंट। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। मतलब यदि मैं तार को काटूं और गिलास लगाऊं नीचे, तो इलेक्ट्रॉन भरना उसमें चाहिए कभी।
ऐसा नहीं होगा लेकिन सब ऐसे भारी पड़े भाई, पंखा बोल क्यों घूमता है, पंखा क्यों बोलते हैं। बहुत एकदम कृष्णा अपने उसको, आप कृष्णा की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। आपने अपने व्यक्तित्व को बहुत सरल बनाया है, जटिल नहीं बनाना है। तुम तो बहुत सिंपल ही अच्छी चीज, सरल होना चाहिए। जटिल नहीं बन, जटिल बनाए तो दिक्कत फंसेगी बाद में आंसर सीखने और उसमें इंटरव्यू में या तो आपसे आंसर बनता है तो आप बोलिए हाँ या फिर ना। हाँ मतलब जो आंसर है वो दे दीजिए, नहीं पता तो सॉरी सर करके अगला क्वेश्चन। ये 2 मिनट रुकना बता रहे हैं। सर उनसे ऐसा परमिशन ले सकते, सर गेस कर सकते हैं? नहीं, जरूरत ही नहीं। देखो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे, इट मींस कि आपका इंटरव्यू उतना अच्छा जा रहा है। अगर आप टाइम बर्बाद कर देंगे एक ही दो क्वेश्चन में, इट मींस आप सबको इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, मार्किंग तो क्वेश्चन बेस पे करेंगे ना। भाई हमने आपसे 15 मिनट बात की, 15 मिनट में हमने कितने सवाल किए और आपने कितनों के आंसर दिए, मार्किंग तो उससे होनी। अब आप पहली दूसरे क्वेश्चन में सोचने लगे नहीं, तो वो तो ये देखना ही चाहते हैं कि आदमी कितना भावनाओं में। इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। आपने अगर 10 बार वहां इतना भी कर लिया उतना में भी वो नंबर काट देंगे आपको। अगर कटे नहीं है तो उतने में, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है उसमें भी काट देंगे। ये नहीं हुआ बैठ के साथ पूछ, है ना, बैठ के साथ क्या बोले, पूछ सर हम तो मेज निकाल के आए। तो आप समझिए इन चीजों को कि आप का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, सरल। सरल चीजें बोलोगे जिसमें हम किसी इंसान को इजीली समझ में आएंगी, एडॉप्ट करेंगे। परीक्षा में भी आपको वैसे ही लिखना है, सिंपल, कम से कम शब्दों में अच्छा। भारत की राजधानी दिल्ली। नैतिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो नैतिक शिक्षा का जो मतलब होता है कि अगर परिभाषा की बात करें तो कुछ नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, है ना, कुछ आपके परिवार के संस्कार, ठीक है, जो आपको सिखाते हैं अपने बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति स्नेह, छोटों के प्रति प्यार, बड़ों के प्रति आदर, जो सिखाते हैं क्रोध पर नियंत्रण, जो सिखाते हैं आपकी एक्साइटमेंट पर कंट्रोल, वाणी पर नियंत्रण, वाणी पर संयम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नैतिक शिक्षा। ठीक है, आपके सामने कोई बुजुर्ग खड़ा है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ ठीक, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, आप उनको उसको बता दो एक बार प्लीज। हाँ तो क्या शेड्यूल वही देखता है क्या थोड़ा सा। तो ये नैसर्गिक अधिकार, संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा, कभी कभी आपने सोचा होगा, तो आपको पता चला होगा कि आप में से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे जो 16 से 25 के बीच के होंगे, है ना, इस एज ग्रुप में। हमने देखा होगा गुस्सा जल्दी हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है कई बार हमारा। मतलब इतना अगर बोल दूं ना, कितना इसको बोलूं, कौन है जो बुरा नहीं मानेगा, और इस एज के बाहर है सेजल अगर मैं तुमसे इतना बस, तुम्हारा भाई परमिशन दे रहा है ना, अगर मैं तुमसे इतना बोलूं कि तुम बहुत बेकार दिखती या बहुत बेकार दिखती हो, बिल्कुल भी सुंदर नहीं। सर ये बात मुझ पे लागू होती है। एक नहीं बात बोली, आप यहाँ क्लास की बात कर रहे हो, आप समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो मैंने बहुत फ्रेंडली तुमसे बोला, चलो यहाँ सबके सामने रैंडमली आपके फिजिकल अपीयरेंस पर बाहर चलते फिरते में, या कोई आपके जो दोस्त यार भी हैं, परिचित हैं, एकदम से कमेंट करें, तो लड़की तो छोड़ो, लड़के को भी यदि कमेंट कर दिया जाए ना, भाई तो कैसा घिना देखता है। जैसे मैं मान लो सुबह साइंस वाले सर हैं, अगर मैं बोलता हूँ उनको सर आप काले, तो हो सकता है मेरी बात को बुरा नहीं माने। अभी आप बोल के देखिए सर आप कितने काले, फिर नहीं वो पूरा काला तो आपके शरीर में ला देंगे पर्याप्त। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कितना ईगो हर्ट हो सकता है इस बात का। सिर्फ जरा सी बात है, कौन सी फिजिकल, जबकि हम जैसे हैं, हमको ईश्वर ने बनाया है, उसमें कोई बुराई की बात। मतलब आदमी का फिर ध्यान किस पे जाना चाहिए, स्वभाव पर। स्वभाव मतलब आपके संस्कार पर, आपके आचार व्यवहार विचार, इन पर आपका ध्यान जाना चाहिए। हाँ आ गया फोन, ठीक है। तो ये
बातें, ये विचार, व्यवहार, आचार पर ध्यान आपका जाना चाहिए। सुंदरता, आपकी मुस्कुराहट, आपका स्वभाव नेचुरल दिखना चाहिए, आपके अंदर सच्चाई, ईमानदारी दिखना चाहिए। ये बातें सिखाती है नैतिक शिक्षा। इसी से कुछ रिलेटेड अकबर ने क्या की थी? मजहर की घोषणा। ठीक है, 16 से 25 तो कुछ और बताने वाला था, लेकिन छोड़ो, बता चुका हूं क्या? नहीं पता, ईगो हर्ट हो जाता है। नहीं, और कुछ नहीं बताया। ईगो हर्ट। टीवी टुडे का सर्वे नहीं बताया। नहीं 16 से 25 आयु वर्ग वालों के लिए एक सर्वे किया गया था, जिसमें ये पता चला कि 50% आबादी जो है इस एज ग्रुप की, 50% आबादी नशाखोरी में लिप्त है। साथ में या किसी न किसी प्रकार के XYZ जो आपके रिलेशंस होते हैं, सो कॉल्ड रिलेशनशिप, उसको लेकर परेशान है। कितने परसेंट? 50%। जबकि पढ़ाई लिखाई का, कैरियर का टाइम होता है, लेकिन हम चाह के भी उस चीज को अपने अंदर से नहीं हटा पाते। क्यों नहीं हटा पाते? फिर वही बात, जैसे मैंने आपसे बोला एक सेंटेंस, फिजिकल अपीयरेंस बस की बात करें तो इतने में कितना ज्यादा मेंटली अपन टॉर्चर हो जाते हैं। हम रोज आईना देखते हैं, तैयार होते हैं, तैयार होना अच्छी चीज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप साफ सफाई से रहें, नहाइए। मैं जैसे आपसे मजाक में बोलता हूँ, मैं नहा के नहीं आता, कि मैं हर दिन नहा के आता हूँ। तकरीबन 6:30 बजे मैं नहा लेता हूँ सुबह की बात है ना, ठीक है। तो ये आबादी 50% नशाखोरी कर रही है, XYZ रिलेशनशिप को लेकर परेशान है। कितने परसेंट? 50%। ये बेचारे जो 50% है, इनको देख के परेशान कि हमारे बाकी के जो 50% है वो उनको देख के परेशान है। देख के परेशान है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना तो हम नशे कर रहे हैं, ना हमारा कोई मैटर चल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये उस प्रजाति का निर्माण कर रहे हैं। देखो तुम्हारे शब्दों में कृष्ण था, ये इस प्रजाति का निर्माण कर रहे हैं जो इस प्रजाति को सहयोग प्रदान करती है। इनकी सहयोग करने की भावना इतनी प्रबल है कि अपने कैरियर को भी दांव पर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए यदि यहाँ से कोई व्यक्ति भेड़ाघाट जाना चाहता है तो वहां से 3 लोग उसके साथ में जाएंगे। क्यों? इसको, इसका कोई मैटर था, जिसका इसको दुख हुआ है कि ये भेड़ाघाट में जा रहा है, नहीं मरना, पार्टी करने, दम की पार्टी, उसके सपोर्ट में कौन जा रहे हैं? ये इनके जो रूम होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, ये होटल से कम नहीं होते, हॉल्टिंग पॉइंट होते हैं। यहाँ पर आके आदमी क्या करता है? विश्राम। बारिश हो रही, भाई के रूम चलो, बारिश हो रही, चाय पे, भाई पुलाव बहुत अच्छा बनाता है, फिर कहाँ चलेंगे हम? भाई के रूम। कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें बहुत अपने आप को बहुत बड़ा जोधा समझ लेते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? भाई आगे तुम लोग को खिलाऊंगा। एक बार अच्छा बना खिलाता है, अगली बार आदमी बिना बुलाए खुद ही आ जाता है, फिर पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम था वो इस ग्रुप के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए इन्होंने इनके लिए दे दिया। बहुत सारा टाइम आप में से होंगे कई लोग, आपको कभी कहीं ना कहीं ऐसा टाइम बर्बाद हुआ होगा। नहीं है इस ग्रुप में तो बहुत अच्छी बात। हार्डली विदाउट 2 या 3% लोग होते हैं जो ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं, उसमें से 0.01% का सिलेक्शन होती। तो सीट आपको ये फॉर्म भरे जाएंगे, मान लो 1 लाख, तो वैकेंसी उस रेशियो में कितनी होगी? 100। 1 लाख प्लस